लग रहा है कि इलेक्शन में कोई वेव नहीं, जैसे पहले इलेक्शन में वेव था, इस पर इलेक्शन में कोई वेव नहीं है और मोदी के खिलाफ इतना कोई खास एंटी इनकम्बेंसी भी नहीं है, तो इसमें काफी कंफ्यूजिंग इलेक्शन है ये, वेरी डिफरेंट फ्रॉम द लास्ट 2-3 इलेक्शन। हाँ, महाराष्ट्र में तो क्लियर कट दिखा दिया। हाँ, महाराष्ट्र में दिखाई दिया बिल्कुल। हाँ, महाराष्ट्र में मैं आपको पूरा एमआरएसएस में बता रहा हूँ, और तो ऐसा लग रहा है कि इस बार उनकी सीटें कम आएंगी एनडीए और बीजेपी की, और उनकी एलाइज काफी वीक है, पर ओवरऑल ऐसा भी नहीं लग रहा कि इतनी सीट कम आएंगी क्योंकि सरकार नहीं बनेगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार बदलेगी। सरकार है तो ये मैं नहीं कह सकता कितनी सीट कहाँ से कितनी आएगी, लेकिन ओवरऑल जो एक फीलिंग है वो सरकार बदलेगी। एंटी इनकम्बेंसी जरूरी नहीं कि वो लोग एक्सप्रेस करेंगे, लेकिन उनका अनुभव है, 10 साल उन्होंने बहुत कुछ टॉलरेट किया और मिला तो कुछ नहीं। और खासकर पर मैंने कहा ना आपको कि महाराष्ट्र में तो लोगों के प्रति गुस्सा है। 2-3 चीजें, एक तो उनकी जुमलेबाजी है, फिर उन्होंने जो खेल किया महाराष्ट्र में, मेरे साथ किया और सबके साथ किया, वो महाराष्ट्र कभी बर्दाश्त नहीं करते, दगाबाजी उतर गई। और अभी तो उन्होंने कहा कि यहाँ तक उनकी ये गिर गई कि उन्होंने मुझे बाला साहब का नकली संतान कहा। इस पे आपने कहा मेरे घर वालों का भी अपमान है, माँ का हाँ बिल्कुल है, मेरे माता पिता का अपमान है। मोदी जी का ठीक है, उनको उनके माता पिता पर इतना प्यार शायद नहीं रहेगा, मुझे तो है, जरूर है। जैसे आपने कहा कि पहले 2 टर्म तो लोगों ने टॉलरेट किया, अब उनका कुछ नैरेटिव सेट नहीं कर सकते वो। पहले दिन कहा था 400 पार, तो लोगों ने कहा कड़ी पार। फिर जो उन्होंने कौन क्या खाना चाहिए, कौन क्या खा रहा है, कितने बच्चे किसको होने लगे, ये सब फिजूल की बात है। प्रधानमंत्री को शोभा नहीं करते थे। आपने बोला कि इस बार सरकार बदल सकती है, तो उसमें सकती नहीं है, बदलेगी। तो किन किन राज्यों की वजह से ऐसा होगा? ओवरऑल अगर आप देखें ना, तो इसलिए मैंने कहा ना, मैं कोई सेफरेंस नहीं हूँ, लेकिन जो ओवरऑल फीडबैक मुझे मिल रहा है, तो अभी आपको मिलने से पहले मैं किसी के साथ बात कर रहा था, वो यूपी में भी अंडर करेंट चल रहा है, बंगाल में है, सभी जगह पे। और सरकार बदलेगी तो कौन प्रधानमंत्री बनने के उम्मीदवार कौन बनेगा? इंडिया का प्रधानमंत्री। अब वो कांग्रेस होना पड़ेगा क्योंकि वो लार्जेस्ट पार्टी को कोई भी हो सकता है। हमारा तालमेल अच्छा है और पहले हमने तय किया कि उसके ऊपर झगड़ा विवाद करेंगे नहीं। तो अगर आज के दिन हमें डेमोक्रेसी को बचाना है, देश को बचाना है, तो झगड़ा नहीं। देखो, एक जमाना ऐसा था कि बीजेपी की 2 ही थे, तब किसी ने कहा था कि बीजेपी का प्राइम मिनिस्टर इंदिरा जी भी हरी थी। और ऐसे ही तो आपको मोदी के अलावा कोई बन सकता है उस बीजेपी में, ये संभावना वही अभी प्रॉब्लम बीजेपी को हो गया है। एक ही प्रोडक्ट तो कितने बार लॉन्च करेंगे रैपर बदली करके। उद्धव जी, ये कहना तो आसान है कि इंडिया ब्लॉक में आपने तय किया कि लड़ाई नहीं करेंगे, लेकिन वहाँ इतने सारे एम्बिशियस लीडर्स हैं, क्योंकि मैं बैठा हुआ हूँ उनके मीटिंग में। हाँ, जैसे ममता जी हैं, केजरीवाल। आज भी मेरी बातचीत चलती है, हमारी सबकी बातचीत चलती रहती है। कल परसों मैंने अरविंद जी से बात की, हमारी बातचीत चलती है। तो अगर इंडिया ब्लॉक मेजॉरिटी लाए तो उसमें लीडरशिप की कोई राम मंदिर का कुछ चला नहीं। राम तो एक समय था कि उस वक्त राम, लेकिन ये राम मंदिर कोर्ट नहीं बनाया, कोर्ट नहीं बनाया, कोर्ट की इन्होंने थोड़ी बनाया। पर फिर भी आप तो जानते हैं कि उनका जो इवेंट मैनेजमेंट है इतना अच्छा होता है। नहीं हुआ इस बार। देखो, इस बार इवेंट मैनेजमेंट अगर आप कहेंगे तो इवेंट अच्छी मैनेज कर सकते हैं, लेकिन जो बड़ी गलतियां नहीं करनी चाहिए थी, एक तो प्रेसिडेंट को बुलाना चाहिए अगर देश की अस्मिता का सवाल है तो। राहुल गांधी को जाना चाहिए था कि नहीं? राम मंदिर सबका है ना। मैं तो कहता हूँ भाजप मुक्त राम। भाजप कहेंगे राम मंदिर चलो, भाजप कहेगा यहाँ चलो, आप कौन होते उठाएंगे? राम हमारा भी है ना। मैं तो पहले 2 बार जा चुका हूँ, चीफ मिनिस्टर बनने के पहले भी गया था, चीफ मिनिस्टर बनने के बाद भी गया था।
कोई कौन से रास्ते से जाए? अगर महबूबा मुफ्ती के साथ बीजेपी बैठती थी या बैठी तो वो कौन सा हिंदुत्व था? फिर वो नहीं था। तो नीतीश कुमार के साथ अभी वो बैठे। नीतीश कुमार मंदिर के समर्थन में थे, रामविलास पासवान थे, चंद्रबाबु नायडू थे, कौन थे? तो भी इंडिया बने थे ना, समता ममता जयललिता, कौन था हिंदुत्व के लिए? आपकी और आज भी मैंने सुना है कि चंद्रबाबू जी ने काफी सारे प्रॉमिस किए मुस्लिम लोगों को, तो बीजेपी का हिंदुत्व कहाँ? उनका तो और मैंने पहले कहा कि राजीव गांधी जी ने तो पहले शिलान्यास किया था। अभी जैसे मैंने कहा ना कि अपना जो संविधान है वो हमें बचाना है। ये तो दिखाई दे रहा है कि ये डेमोक्रेसी को तोड़ मरोड़ कर रखेंगे और जीत पाएंगे। कंफर्टेबल कौन किसके साथ कब तक है ये तय करता है जब कोई चिंगारी उसमें उछलती है। अब तक तो सब ठीक चल रहा है और मुझे नहीं लगता कि अब एक दूसरे सारे लोग एक्सपीरियंस से होशियार बने हैं। उधर साहब, ये 1989 के बाद ये पहला चुनाव है कि आप बीजेपी के बिना नहीं लड़ रहे हैं, बीजेपी के साथ नहीं लड़ रहे हैं, और पहला चुनाव है जब आप कांग्रेस एनसीपी के साथ लड़ रहे हैं। तो दोनों में क्या अंतर क्या है आज की बीजेपी में और आज के कांग्रेस एनसीपी में? कुछ दिन पहले शायद पिछले महीने में बीजेपी के चंद्रकांत पाटिल है, उनके बारे में बीजेपी की एक वहाँ कोल्हापुर के कॉर्पोरेटर ने कहा है, वो मेरे पास न्यूज होगी है कि लास्ट असेंबली इलेक्शन में चंद्रकांत जरा पाटिल, उस वक्त शायद वो उनके स्टेट प्रेसिडेंट थे, शायद हो सकते, तो उन्होंने कहा था कि शिवसेना के खिलाफ काम करो, बीजेपी को, हमारा गठबंधन था। तो ऐसी सारी बातें हम 25-30 साल टॉलरेट करते हैं। एक चीज तो वो हिंदुत्व नहीं था उनका, एक दूसरे को मतलब दोस्ती का नाटक कर होता है। एक चीज लोग कई कह रहे हैं कि लोगों की बड़ी सिंपैथी है आपके साथ, क्योंकि जो अच्छा नहीं किया, गद्दारी की लोगों ने, लेकिन चूंकि ज्यादातर एमएलए उस तरफ चले गए तो पार्टी की मशीनरी वर्कर कम रह गए और सिंपैथी रह गई। अब जनता को बहुत आगे बढ़ के करना पड़ेगा काम, ऐसा परसेप्शन है। मैं क्या कहूँ, क्योंकि मेरी रैली तो आप देखते आए शायद, और काफी सारे लोग जिन लोगों ने देखो, जो भी लोग बड़े हो गए उनमें से कुछ चले गए, लेकिन जिन लोगों ने उनको बड़ा किया वो सारे लोग मेरे साथ। आपको लगता है जो लोग चले गए उन्होंने आपके साथ विश्वासघात किया? नहीं तो और क्या कह सकते हो? और आपको इसकी आशंका नहीं थी कि ऐसा होगा आपके साथ? देखो, वो स्टोरी एक्चुअली मैं बार बार कहना नहीं चाहता, लेकिन मेरा जो ऑपरेशन हुआ था स्पाइन का, मेरे उंगलियां भी नहीं हिलती थी, और उस वक्त इन लोगों ने नीचे जो कुछ किया अंधेरे रात में, और उसका तो ये पेपर में भी आया था, बुरी वगैरह पहनकर देवेंद्र जाया करते थे, हमारे लोग कहते थे, तो किस लिए किया? उस वक्त तो बीजेपी नहीं कहा, और अभी जो चीफ मिनिस्टर बैठे हैं वो तो मतलब हम तो उनको गद्दारी कहते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने भी शायद उसी तरीके जो क्या कहते थे शेड्यूल 10 संविधान में है ना, वो देखे तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि पार्टी किसकी होनी चाहिए, वो सिर्फ आप एमएलए और एमपी पर तय नहीं कर सकते। तो इन्होंने कहा कि मोदी जी और शाह जी को मैं थैंक यू कहता हूँ, मैंने मेरा काम किया, फिर उनको मैंने कहा कि मैंने मेरा काम किया है, करेक्ट कार्यक्रम किया है, आप अभी आप करो, तो उन्होंने असली शिवसेना और सिंबल हमें दे दिया। तो ये एक बड़ी साजिश थी, और पूरी बात उन्होंने कैसे की, जब मैं हिल नहीं सकता था तब इन्होंने किया। उद्धव जी, इतना बड़ा विश्वासघात के बाद आपका लर्निंग क्या है कि आप अभी आदित्य को आप क्या सलाह दोगे कि आगे जाते हम ये नहीं करेंगे? देखो, ऐसे ये तो मैं बचपन से देखता आया, ये ऐसे पहली बार हुआ ऐसे नहीं है, बचपन से आया, तो जो साथ में रहे उनके साथ चलो, साथ में रहे उनके साथ चलो। तो ये वापस कभी ना हो, आदित्य की भी करियर में वापस ना हो, आपने ऐसा कुछ फैमिली में कुछ लर्निंग है? पहला अभी
ये जब इनकी सरकार गिरेगी तो कितने लोग बीजेपी छोड़ेंगे? आप लेंगे बीजेपी उनको? नहीं, हम क्यों लें? मैं तो पूछ रहा हूँ। उनको जाने का रास्ता अभी उनको ढूंढना पड़ेगा। बीजेपी में भगदड़ मची, जितने लोग अपने मुंह छुपाने के लिए बीजेपी में गए हैं उनको अभी प्रॉब्लम होगा कि आगे क्या करें। कि सारे पार्टी जहाँ से आए हैं इनके दरवाजे तो बंद हो चुके हैं, तो ये तो लोग ऐसे घूमेंगे, इनको कोई पूछेगा? आपके 10 साल, मोदी जी की 10 साल की लीडरशिप को अगर आप देखो, रिफ्लेक्ट क्यों देखो, देखना ही नहीं चाहता। आप उसको इसमें से क्या लीडरशिप में नहीं करना चाहिए? एक ही चीज है, झूठ बोलना, जुमलेबाजी, धोखाधड़ी करना, पार्टी को तोड़ना, परिवार को बदनाम करना, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, जो भी उनके गवर्नमेंट की इतनी सारी एजेंसीज है उनका गैर वापस करना, ये सारी चीजें हैं। और सबसे बड़ी बात मैं मानता हूँ कि जनता के साथ धोखाधड़ी नहीं करना। लोग उनका ये आदत है ना, उनका जीवन रहता है, एक वोट मतलब उनका लाइफ। आपने झूठ बोलकर उनका लाइफ ले लिया। पूरे 10 साल अभी हो गए, जो भी 30 साल के आज होंगे वो उस वक्त 20 साल के थे, उनके 10 साल बर्बाद हो गए। तो वो ये जुमलेबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर आपसे नहीं होता है तो कहना चाहिए कि नहीं होता है।